हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं एबीएस समाधान के एक और लेक्चर में आप सभी का। और आज हम जो बात करने वाले हैं, बात करेंगे उष्मागतिकी के तृतीय नियम की, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हम बात करने वाले हैं। इससे पहले हम जो लेक्चर के अंदर हम जो पढ़ चुके थे, हम एंट्रोपी के संदर्भ के अंदर अच्छे से पढ़ चुके थे। एंट्रोपी के अंतर्गत हमने ये पढ़ चुके थे कि एंट्रोपी परिवर्तन किस प्रकार से होता है। एंट्रोपी है जो विभिन्न प्रक्रमों की अगर हम बात करते हैं, तंत्र की विभिन्न परिस्थितियों में एंट्रोपी किस प्रकार से परिभाषित होती है, उसके बारे में हमने बात की थी। परंतु कहीं पर भी हमने यह बात नहीं की थी कि परम एंट्रोपी व निरपेक्ष एंट्रोपी की बात हमने कहीं पर भी एंट्रोपी संदर्भ में हमने बात नहीं की। परंतु जब हम बात करते हैं उष्मागतिकी का तृतीय नियम, उसके अंतर्गत क्या होता है, निरपेक्ष एंट्रोपी के बारे में बात की जाती है। इसके बारे में बात की जाती है, निरपेक्ष एंट्रोपी के बारे में बात की जाती है। अगर हम बात करें उष्मागतिकी का तृतीय नियम, ये नियम यह होता है कि परम शून्य ताप पर क्या होता है, परम शून्य ताप पर विशुद्ध क्रिस्टलीय ठोस होता है विशुद्ध क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है, उसकी जो एंट्रोपी क्या होती है वो शून्य होती है। ठीक है, अगर हम बात करें परम शून्य ताप पर क्या होती है, विशुद्ध क्रिस्टलीय ठोस है, इसकी जो एंट्रोपी है उसकी एंट्रोपी क्या होने वाली है, शून्य होती है। ठीक है, जैसे हमने को मान लो पदार्थ हमारे पास कोई ठोस पदार्थ है, वो क्या है, ये हमारे पास ठोस पदार्थ है, उसकी हम बात करें परम शून्य ताप उसका है 0 केल्विन। क्या है, 0 केल्विन है। उसके टेम्परेचर को उसको गर्म करके उसको टी टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है। कितना किया जाता है, टी टेम्परेचर। अगर टी की जो वैल्यू होती है वो उसके गलनांक बिंदु से भी क्या हो, कम होती है, तो उसको किस रूप में परिभाषित करते हैं, देखिए हम देखिए हमारे पास कोई तत्व है जिसका क्या है 0 केल्विन टेम्परेचर प्रारंभ के अंदर, फिर क्या है वो दाब उसका पी, एक की हम बात करें, फिर कुछ समय अगर हम बाद में बात करें उसका टेम्परेचर कितना हो जाता है, टी केल्विन हो जाता है, दाब प्रेशर पी जी रहता है। अगर हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था डेल एस बराबर हमने पढ़ा था सी वी और सी। जैसे कि डेल एस है उसकी जगह हम लिख सकते हैं उसको डेल एस सॉरी एस 0 में एस टी, इसके जगह लिख सकते हो आप डेल एस के अंदर। ठीक है, और देखिए ताप के अंदर परिवर्तन की अगर हम बात करें, हमारे पास कुछ इस प्रकार से होगा डेल 0 प्लस एस टी। ये हमारे पास कुछ इस प्रकार से स्टार्टिंग के अंदर जो टेम्परेचर वो 0 है, बाद में टी हो रहा है एस पी से लेकर। अब देखिए जब इसको हम जब हल करते हैं, जब आप इसको हल करें और अगर मुझे सीपी की वैल्यू क्या हो रही है, धनात्मक प्राप्त हो रही है, क्या हो रही है, पॉजिटिव प्राप्त हो रही है, इसकी वैल्यू पूरे जो समीकरण है उसका मान मुझे क्या होगा, धनात्मक मान प्राप्त होने वाला है। ठीक है, अगर सीपी की वैल्यू मुझे धनात्मक मान प्राप्त हो, ठीक है, तो उस पूरे समीकरण मान मुझे धनात्मक प्राप्त होने वाला है। अगर हम बात करते हैं डेल एस, देखिए अगर 0 केल्विन ताप की बात अर्थात जो परम ताप है उस पर क्या होती है, एंट्रोपी न्यूनतम होती है। यहाँ इस ताप पर क्या होगी, एंट्रोपी न्यूनतम, एंट्रोपी क्या होगी, यहाँ पर न्यूनतम होगी। ठीक है, और जैसे जैसे हम ताप को इंक्रीज कर देते हैं, ताप अधिक करते तो एंट्रोपी भी अधिक होगी, एंट्रोपी भी क्या होगी, अधिक। कब होगी, जब ताप भी क्या होता है, अधिक। एम प्लांक है, एम प्लांक ने क्या कहा, सेम ही बात थी, कोई विशुद्ध कोई क्रिस्टलीय ठोस होता है, क्या होता है, विशुद्ध क्रिस्टलीय ठोस होगा, उसकी एंट्रोपी क्या होने वाली, शुद्ध होने सॉरी शून्य होने वाली है। ये किसने कहा, हमारे पास एम प्लांक ने कहा था कि विशुद्ध क्रिस्टलीय ठोस होता है, उसकी एंट्रोपी शून्य होने वाली है। अर्थात डेल एस 0, एंट्रोपी 0 मान कितना, तो शून्य। अगर इसमें पुट करें हम
हमारे पास क्या जाते हैं एस टी 0 से T1 एस पी टी और डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पर एस टी क्या है? अगर मैं एस टी की बात करूं, यहाँ पर तृतीय नियम की है एंट्रोपी है, या इसको कह सकते हो यह है ताप T, दाब P की क्या है एंट्रोपी। अगर मैं दाब को यहाँ पर क्या करते हैं, एक एटमॉस्फेयर करते हैं न करते एक एटमॉस्फेयर, तो ये क्या होती है मानक एंट्रोपी। क्या होगी मानक एंट्रोपी? क्या कहते हैं मानक एंट्रोपी कहेंगे, और इसको हम किससे दर्शाएंगे? इसको दर्शाएंगे ई के द्वारा व्यक्त करने वाले हैं। ठीक है, एक बार इतना आप नोट डाउन कीजिए, फिर इसके आगे आने वाले बिंदुओं को कवर करते हैं। देखिए आपको दो समीकरण यहाँ पर दिखाई देगी। अगर इन समीकरणों की अगर बात करें तो जो पहले समीकरण है ना वो क्या है, जो हम गलनांक की बिंदु की ऊपर की, ठीक है, गलनांक जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसके ऊपर की जो भी एंट्रोपी है ना, उस एंट्रोपी जो परिवर्तन है उन परिवर्तनों को इस समीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। गलनांक बिंदु के ऊपर आने वाली एंट्रोपी परिवर्तन, ठीक है, जो गलनांक बिंदु है बॉइलिंग पॉइंट है उससे ऊपर होने वाले एंट्रोपी परिवर्तन को इस समीकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है। ये अगर हम बात करें गलनांक की बात करो तो ये क्वथनांक, ठीक है, यहाँ पे क्या है क्वथनांक बिंदु से ऊपर होने वाले एंट्रोपी परिवर्तन को इस समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। इनमें देखो क्या क्या है, देखो यहाँ पर आपको सीपी नोट सॉलिड दिख जाएगा, सीपी नोट पी लिक्विड, इसी प्रकार सीपी आपको गैस दिख रहा है। ये तीनों क्या है ऊष्माधारिता है, ये ठोस की ऊष्माधारिता है, ये द्रव की ऊष्माधारिता, तो ये क्या है गैस की ऊष्माधारिता है। आगे अगर हम बात करें टीएम या टीपी की बात करें, जैसे हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी देखा था, टीएम यहाँ पे क्या है, यहाँ पर ये गलनांक, ठीक है, और टीपी क्या है क्वथनांक के लिए, ठीक, क्वथनांक बिंदु और गलनांक बिंदु। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा एच विस्पर और इफ्यूजन, ये गलनांक की हमारे पास एंथैल्पी है और ये क्या हमारे पास वाष्पन की एंथैल्पी है। ठीक है, आगे अगर बात करें अगला टॉपिक आता है नेस्टन की ऊष्मा प्रमेय। देखिए जो हमारे पास ऊष्मागतिकीय तृतीय नियम आया था ना, उससे भी पहले क्या आ गया था, नेस्टन ने अपनी प्रमेय दे दी थी, जिसके अनुसार ये था कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, उन रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद और अभिकारक अगर क्या शुद्ध विशुद्ध क्या क्रिस्टलीय ठोस होते हैं तो उनकी क्या होती है एंट्रोपी शून्य होती है। ठीक है, ये किसने बताया था हमारे पास, नेस्टर ने अपने ऊष्मा प्रमेय द्वारा बताया था। जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, उस रासायनिक अभिक्रिया की बात करें उसमें या तो उत्पाद विकारक क्या हो विशुद्ध क्रिस्टलीय ठोस, तो उनकी एंट्रोपी क्या होगी, एंट्रोपी होगी उनकी शून्य। एक प्रमेय क्या थी हमारे पास, नेस्टन की ऊष्मा प्रमेय थी। अब आगे हम बात करते हैं ऊष्मागतिकीय के तृतीय नियम के अन्य नियमों के साथ तुलना करते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं ऊष्मागतिकीय तृतीय नियम की अन्य नियमों के साथ तुलना अगर हम करें, ये क्या होता है, जो अन्य नियम को बात करोगे ना ऊष्मागतिकीय तृतीय नियम के अन्य नियमों की जब हम बात करते हैं उनसे बहुत अलग है। रीजन क्या है, जो अन्य जो नियम होते हैं ना वो होते विस्तृत होते हैं, क्या होते हैं विस्तृत होते हैं, वे अन्य पदार्थों पर भी लागू हो सकते हैं,
परंतु जो उष्मागति का तृतीय नियम है ना वो सीमित है। सीमित होने के कारण क्या होता है कि विषुक्त ठोस में ही लागू होता है। वैसे तो ये क्या होता है, अन्य नियम पर नहीं लागू होता, अन्य नियम से अलग होता है। कौन? उष्मागति तृतीय नियम। परंतु इसके ये भी बहुत काफी उपयोगी है। इसके द्वारा हम परम एंट्रोपी ज्ञात कर सकते हैं। भौतिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रियाओं में भी हम एंट्रोपी परिवर्तन इसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। ठीक है, देख लेते पहले लाइन को, पहले पॉइंट को। अन्य नियमों से क्या है? अलग है। ठीक है, यहाँ पर हम दो बिंदु लिख लेंगे, अन्य नियम और तृतीय नियम। ये क्या होते हैं? ये विस्तृत होते हैं। ये क्या होते हैं? ये होते हैं सीमित। सीमित क्षेत्र होता है, इनका विस्तृत क्षेत्र होता है, इनका सीमित क्षेत्र होता है। ठीक है, अन्य पदार्थ को लागू होते हैं लागू। ठीक है, ये क्या होते हैं? केवल किस लिए? पिछले कौन से? नहीं, विषुक्त पिछले वर्ष। ठीक है, परंतु इसके उपयोग की अगर हम बात करें, इसके द्वारा हम पदार्थ की परम एंट्रोपी ज्ञात कर सकते हैं। एंट्रोपी। इसके अलावा हम बात करते हैं कोई भौतिक परिवर्तन, वे अगर हम बात करें रासायनिक अभिक्रियाओं की, एंट्रोपी परिवर्तनों ज्ञात करते हैं। किसको ज्ञात करते हैं? एंट्रोपी परिवर्तन। एंट्रोपी तो ये बात ना नोट डाउन कीजिए, फिर इसको एंट्रोपी को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करने वाले हैं। तो बात करने वाले हम बात करेंगे एंट्रोपी को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात करने वाले। किसके बारे में बात करेंगे? एंट्रोपी को प्रभावित करने वाले कारकों की। देखिए, पहला इसमें कारक आता है पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की अवस्था कैसी होती है? जैसे पदार्थ की अवस्था की अगर हम बात करें, जैसे ठोस होता है, द्रव होता है, क्या होता है? गैस होता है। जब वो एक से दूसरी अवस्था के अंदर जाता है ना, तब उसमें क्या होती है? एंट्रोपी के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है? एंट्रोपी के मान में वृद्धि कब होगी? जब एक अवस्था से पदार्थ दूसरी अवस्था में जाता है तो। ठीक है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जल की अगर बात करो, जल के हम अगर एंट्रोपी की बात करते हैं, वो होती है हमारे पास 8.2 R। जबकि इसके जब हमने वाष्प बना दी, क्या बना दी? वाष्प, अर्थात जल वाष्प, तो इसका मान क्या हो जाता है? एंट्रोपी का 22.R। इसमें क्या होता है? जो अवस्था बदलने के साथ साथ क्या होती है? जब अवस्था बदलती है उसमें एंट्रोपी क्या होती है? ऐड होती जाती है। ठीक है, दूसरा देखते प्रभावित करने वाले कारकों में पदार्थ के कणों का द्रव्यमान। देखिए, जैसे द्रव्यमान अणुभार बढ़ता है, वैसे क्या होती है? एंट्रोपी बढ़ती है। ठीक है, अगर अणुभार या परमाणु भार, एटॉमिक मास, ठीक है, भार जब भी बढ़ता है वैसे क्या होती है? एंट्रोपी भी बढ़ती है। क्या बढ़ती है? एंट्रोपी इंक्रीज होगी। जैसे अगर हम बात करें हीलियम से, अगर आप जिनोन की तरफ जाएंगे तो अणुभार बढ़ता है और उसमें एंट्रोपी भी बढ़ती है। दूसरे अगर तीसरे की बात करने वाले गुणज स्वतंत्रता की कोटि, देखिए ये वहां पर देखने को मिल जाता है जहां पर आपको समान द्रव्यमान वाले गैस यौगिक मिल जाते हैं। ठीक है, इसको लिखते हैं समान द्रव्यमान वाले लगभग, कैसे? तो लगभग, ये लगभग समान, ऑलमोस्ट
लगभग समान द्रव्यमान वाले गैसीय यौगिक। क्या देखने मिल जाती है आपको, घूर्णन के स्वतंत्रता की कोटि आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, जैसे स्वतंत्र घूर्णन स्वतंत्रता कोटि से बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होती है, एंट्रोपी का मान बढ़ता जाता है। ठीक है, बढ़ता जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बात करें, पहले पढ़ते हैं एफ, इसकी स्वतंत्रता घूर्णन स्वतंत्रता कोटि कितनी है, वो 0। आगे अगर हम बात करें एच एफ की तो ये 2 अधिक बढ़ जाती है तो इसकी 2 हो जाती है, मतलब घूर्णन स्वतंत्रता कोटि बढ़ी तो इसका एंट्रोपी भी बढ़ चुका है। आगे अगर हम बात करें जल की तो इसकी स्वतंत्रता कोटि कितनी होती है, +3, एक अधिक बढ़ चुकी है। परंतु जब बात करें सबसे अधिक एंट्रोपी किसकी होगी, जल की, उससे फिर उससे कम होगी HF की, फिर सबसे कम होगी F की, फ्लोरीन की। पर जब मैं H2O की बात करूं और NH3 की बात करूं तो इनकी घूर्णन स्वतंत्रता कोटि क्या होती है, लगभग समान होती है, तो एंट्रोपी भी क्या रहने वाली है, समान रहने वाली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं चौथा टॉपिक हमारे पास, कंपन की आवर्ती। देखिए उन ठोसों की हम बात करते हैं जिन जो क्या हो सरल इकाई से बना हो। ठीक है, तो उसके अंदर क्या अंतर्गत क्या होता है कि जो ऊष्मादोधारिता होती है ना, वो कंपन की आवर्ती पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, कंपन की आवर्ती पर। ठीक है, उन ठोसों की बात करेंगे जो किससे बने हो, सरल इकाई से, इकाइयों से। ठीक, उनमें क्या होती है, तो ऊष्माधारिता होती है, ऊष्माधारिता कंपन की आवर्ती पर निर्भर करती है। क्या करती है, कंपन की आवर्ती पर निर्भर करती है। ठीक है, जैसे हम कुछ देख लेते हैं। अगर मैं देखता हूं कि आवर्ती क्या हो, आवर्ती क्या हो, उच्च, और यहां पर ले लेते हैं आवर्ती क्या हो, कम। ठीक है, एक हमने बात कर दी आवर्ती उच्च और हमने कर लिए बंद। ठीक, उच्च की कर ली, कम की कर ली। आवर्ती उच्च किसकी होती है और आवर्ती कम किसकी होती है, उनकी बात करें। अगर कोई ठोस है उसमें जो कण क्या मजबूत हो, मजबूती से बंधा हो, कण मजबूती से बंधा हो, या उनके कणों के बीच में बंद होता है वो मजबूत होता है ना, आवर्ती उनकी उच्च हो जाती है। अब आवर्ती उच्च होने से क्या होता है, जो ऊष्माधारिता है ना, ऊष्माधारिता वो क्या हो जाती है, कम। और जो एंट्रोपी होता है ना, एंट्रोपी वो भी क्या हो जाती है, कम। ठीक है, जैसे बंद किसी के अंदर कमजोर हो, बंद क्या हो, कमजोर, तो आवर्ती तो कम है परंतु ऊष्माधारिता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है उनकी। और जो एंट्रोपी है ना, एंट्रोपी वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हीरा, डायमंड। इसका अच्छा उदाहरण है सिलिकॉन, सिलिकॉन। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं, हमारे पास है ठोसों की संरचना। जैसे मैंने ठोसों की संरचना कहा, जैसे सरल, मैंने कहा सरल इकाई वाला हो, वैसे वैसे क्या मेरी इकाइयां बढ़ जाती है। जैसे 2 सरल इकाइयों का हो, 3 सरल इकाइयों का हो, तो जो सिंगल सरल इकाइयां होती है ना, उनके एंट्रोपी तो समान रहता है। परंतु जैसे जैसे क्या होता है कि वो जटिल सरल इकाइयां बनती जाती है, तो जो एंट्रोपी का मान जैसे सरल के लिए, और जो हम बात करते हैं ना 2 सरल इकाइयां हो, उनसे क्या होता है 2 गुना 3 गुना इस प्रकार से क्या होता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, देखते हैं कि सरल इकाई देख लेते हैं। सरल इकाई इकाइयां जैसे क्या हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, ऐसे चलती जाए, तो क्या होते है, एंट्रोपी भी क्या होगी, एंट्रोपी भी 2 गुना 3 गुना इस प्रकार से क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। ठीक है, ये क्या होते हैं, जटिल इकाइयां, जटिल सरल इकाइयां। इकाइयों की हम बात कर रहे हैं जिसके अंदर क्या हो, सरल इकाइयां बढ़ती जाए तो एंट्रोपी का मान भी क्या होता है, उनके साथ बढ़ता जाता है। ठीक है, तो एक बार इतना नोट डाउन कीजिए, फिर इसके आगे वाले टॉपिक को कवर करते हैं। अब देखिए जो हम बात करने वाले, हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया में एंट्रोपी में परिवर्तन किस प्रकार से होता है।
देखिए जिस प्रकार से हमने देखा पदार्थ की हमने एंट्रोपी ज्ञात की थी, उसी प्रकार से हम रासायनिक अभिक्रियाओं की भी एंट्रोपी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, संभव है ज्ञात करना। जैसे हम एंथैल्पी परिवर्तन हमने देखा था, उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, एंट्रोपी परिवर्तन को भी ज्ञात करने वाले हैं। जैसे हमारे पास ये समीकरण है Fe2 3S3S2, ठीक है, और क्या बना, 2 फेरस आयन और 3 जल के अणु बना रहा है। तो अगर हम इस अभिक्रिया के लिए बात करें तो हम क्या करते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लेते हैं और दाब कितना लेते हैं, 1 एटमॉस्फेयर ले लेते हैं। तो हमारे पास मानक एंट्रोपी निकालते हैं और क्या ज्ञात करते हैं, मानक एंट्रोपी जो होती है हमारे पास डेल एस नॉट, क्या होती है, ये होगी हमारे पास एस फाइनल। ठीक है, आगे इसमें और बात करें तो होगी एस इनिशियल प्रारंभिक। ठीक है, अगर इसको रासायनिक अभिक्रिया के रूप में लिखना है तो इसको लिख सकते हो आप पी प्रोडक्ट और आर रिएजेंट अभिकारक के रूप में भी लिखा जा सकता है। इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें तो इसको लिखा सकता है, पहले जो हमारे पास अभिकारक उत्पाद कौन से ये रहे, तो इसको लिखा सकता है TS0 कोमा, फिर हमारे पास Fe है, ये हमारे पास क्या है, ये सॉलिड है एस। आगे इसमें और बात करें, उत्पाद की बात करें, 3 मानक एंथैल्पी। जल के अणु की बात करोगे, ये हमारे पास H2O और लिक्विड है, इसको क्लोज कर देते हैं। वापस देखिए रेडिएंट की बात करें, अभिकारक की बात करें तो अभिकारक ये रहा हमारे पास, ये हमारे पास रहेगा H2O, यस, Fe2O3, ये हमारे पास सॉलिड है। फिर हम वापस देखते हैं S0 3, आगे आ जाएगा H2, ये हमारे पास क्या है, गैस। इनके जो वैल्यूज है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे और अन्य की जो वैल्यू है वो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे जाएगी। तो अच्छे से उसको नोट डाउन करके अच्छे से आपको उनके मानों को याद कर लेना। देखिए इसको थोड़ा और आगे हल करें तो हमारे पास आता है, इसकी अगर वैल्यू की याद करें Fe की तो हमारे पास है वो 3.28, और इसकी बात करें जल के लिए, जल के हमारे वैल्यू हमारे पास 8.4131 माइनस FeO3 की वैल्यू की बात करें तो 10.51 है हमारे पास, जबकि हम बात करते हैं H2O की तो हमारे पास है 15.741। इनको अगर हल करें, इसको हल करते हैं तो यहाँ पर आप आर भी ऐड कर लेना, गैस नियतांक है। देखिए जब इसको आप हल करेंगे तो आएगा माइनस का 25.82 आएगा, और जिसका गुणा आप गैस नियतांक के साथ करने वाले हैं तो हमारे पास उत्तर कितना आने वाला है, 200 माइनस का आएगा 214.7। ठीक है, अर्थात जो मानक एंट्रोपी है उसका मान क्या आ रहा है, ऋणात्मक मान आ रहा है। यहाँ पर एंट्रोपी का मान क्या आएगा, ऋणात्मक। तो अर्थात एंट्रोपी यहाँ पर आपको घटती हुई दिखाई दे रही है, गैस नियतांक का मान ये रहा। इसका तात्पर्य क्या है, इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, ये हमने कर लिया। और इससे निष्कर्ष की अगर बात करेंगे तो एंट्रोपी का मान कम हो रहा है। देखिए अगर आप देखें इसमें रासायनिक अभिक्रिया में देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, केवल अभिकारक में गैसीय उत्पाद दिख रहा है, गैसीय अवस्था दिख रही है, ना तो उत्पाद में हमें इसके अलावा कोई दिख रहा है, ना अभिकारक में। अगर हम बात करते हैं ना गैसीय की, पहले अगर हम बात करें गैसीय कोई अवस्था है उसकी एंट्रोपी अधिक होती है। क्या होती है, एंट्रोपी अधिक। देखिए जब अधिक एंट्रोपी वाले अभिकारक जब उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं और हमें क्या मिल रहा है, कम एंट्रोपी वाले, ठीक है, क्या मिल रहे हैं, कम एंट्रोपी वाले हमें उत्पाद मिल रहे हैं, तो इससे क्या होगी, तंत्र की जो एंट्रोपी होती है वो होने वाली कम। इसके अलावा हम बात करेंगे, एक अन्य उदाहरण लेते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि एक उत्पाद की बात करोगे, उसमें उत्पाद क्या बन रहा है, एक गैसीय बन रहा है, अर्थात अधिक एंट्रोपी वाला बन रहा है, तो उसकी क्या होने वाली, जहां ये एंट्रोपी ऋणात्मक थी
इसकी एंट्रोपी क्या होने वाली है, धनात्मक होने वाली है। वैल्यू पुट कर देते हैं, सेम होने वाला है आर, ठीक है, मैं सिर्फ वैल्यू पुट कर रहा हूं यहां से आर, ठीक है। एस नोट उत्पाद के लिए बात करेंगे, उत्पाद ये रहा हमारे पास 2 SU सॉलिड, ठीक है। आगे अगर हम बात करें इसमें, ये रहा CO गैस, ठीक है। ठीक है, ये रहा गैस और ये आगे अगर और बात करें इसके अंतर्गत, देखिए इसके अंदर अब अभिकारक की अगर हम बात करते हैं, अभिकारक ले लेते हैं हम। अभिकारक कौन सा है इसके अंतर्गत, एस नोट डैश। अभिकारक है इसके अंदर Cu और 2 जो क्या सॉलिड है, प्लस अगला कौन सा है हमारे पास, SO नोट, इस प्रकार से सभी की वैल्यू पुट कर देते हैं आर। अगर इसकी वैल्यू पुट करें हम तो इसकी Cu की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3.987 प्लस CO की अगर वैल्यू पुट की बात करें 23.76067 है, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, इसको किससे याद करेंगे, Cu और 2 की अगर वैल्यू की बात करें 11.20, इसकी अगर वैल्यू की बात करें तो इसमें आ जाता है 0.69, ठीक है। इसको थोड़ा और गुना कर ले तो हमारे पास आ जाता है इसका 165 में इसकी वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, एंट्रोपी जो इसकी क्या है, धनात्मक इसका मान है, ठीक है। तो एक बार इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे आने वाले टॉपिक को कवर करते हैं।